हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आज फ्राइडे है और कल आप लोग का टेस्ट भी है, तो मैं समझता हूँ अभी आपका टेस्ट के लिए भी तैयारी चल रहा होगा। और टेस्ट जो होगा वो टॉपिक वाइज होगा। मैंने बतलाया था कि 2 टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद एक फुल टेस्ट होगा, इसलिए मैंने 2 टॉपिक वाइज टेस्ट के बीच एक फुल टेस्ट रखा है कि डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट का पूरा कोर्स कंप्लीट है, कुछ स्टूडेंट का नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, एक बार में अगर उन्होंने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया तो हो सकता है फिर जनरल अप्रोच छूट जाए, तो इसलिए दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। 2 टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए और एक फुल टेस्ट दीजिए, फिर 2 टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, फिर एक फुल टेस्ट दीजिए। इस तरह से व्यवस्था रखा गया। तो कल टॉपिक वाइज टेस्ट है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर रहा था, जिला कलेक्टर कर रहा था, वो आपको बताया। और मैंने बताया था इस टॉपिक को बहुत क्वेश्चन आया है और इस टॉपिक पर बहुत ढंग से तैयार करने की जरूरत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन। हमारे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन ये एक ही जैसा लगता है, लेकिन सब में फर्क होता है। बतला सकते हैं क्या फर्क होता है स्थानीय प्रशासन में, स्थानीय शासन में और स्थानीय स्वशासन में? यानी यदि स्थानीय स्तर पर नीति क्रियान्वयन होता है तो उसको आप स्थानीय प्रशासन कह सकते हैं। यदि स्थानीय स्तर पर समस्त नीति प्रक्रिया होता है, यदि नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन सब होता है, तो उसको स्थानीय शासन कह सकते हैं। और स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ? यदि स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों द्वारा नीति निर्धारण, नीति क्रियान्वयन, नीति मूल्यांकन होता है, तो उसे क्या कह सकते हैं? स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। यहाँ तक ब्रिटिश, जैसा कि आप देखते हो, भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास बहुत पुराना है। समझ रहे? अगर आप चलो तो आप देखोगे कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से ही ग्राम जो रहा है शासन का आधारभूत इकाई रहा। और अगर देखो शहरी निकाय का, तो पाटलिपुत्र नगर पालिका, या उसके पहले भी चलो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत क्या थी? वह नगर आधारित व्यवस्था, नगर आधारित व्यवस्था था। तो जैसा कि आप देखते हो, बगैर उत्कृष्ट शासन व्यवस्था का वैसा नगर का विकास संभव नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी एक बेहतर स्थानीय शासन शहरों में काम कर रहा था। और फिर जो वैदिक काल में हम ग्राम को देखते हैं कि कुटुंब से बनता है परिवार, या परिवार से बनता है गांव, तो ग्राम आरंभ से शासन का आधारभूत इकाई रहा है और आज भी रहा है। तो जो मौजूदा ढांचा जो है, वैसे तो ये या तो ब्रिटिश काल में या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुआ। जहाँ तक स्थानीय शासन को हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। एक बांट देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन, और एक कहते हैं शहरी क्षेत्रों का स्थानीय शासन। तो ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डेवलप हुआ है, क्योंकि स्वतंत्रता ब्रिटिश खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के व्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, और उसके जगह मतलब उन्होंने अर्बन व्यवस्था पर, उन्होंने नगरीय व्यवस्था पर ज्यादा थ्रस्ट किया। तो आप जैसा देख सकते हो कि जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन का जो विकास हुआ है, वह मुख्य रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ है। क्लियर? जहाँ तक नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन का सवाल है या शासन का सवाल है, तो ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश का जो जीवन जो था नगरों में था, और उन्होंने नगरीय व्यवस्था को काफी दुरुस्त रखा। 1687 में ही मद्रास नगर निगम की स्थापना हो चुकी थी। समझ रहे? तो आप समझ सकते हो कि स्थानीय नगरों का स्थानीय शासन स्वशासन अच्छा रहा, लेकिन ब्रिटिश काल में ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित रहे और वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही विकसित हुए। क्लियर है? कोई दो मत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश काल में देखा जाए तो मोटा मोटी सही मायने में देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन ही था, शासन भी नहीं था। क्योंकि लॉर्ड रिपन ने जो प्रस्ताव दिए थे स्थानीय स्वशासन का, जिसको आप कह सकते हो मैग्ना कार्टा कह सकते हैं, महाअधिकार पत्र कह सकते हैं, वह वर्चुअली लागू हुआ कहाँ? वो तो लागू हो नहीं पाया। वैसे 1919 से 1907 में मतलब कह सकते हैं विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग बना। फिर 1919 में जो प्रांत स्तर पर द्वैत शासन लागू हुआ, तो स्थानीय स्वशासन को ट्रांसफर विषय में रखा गया।
समझे। फिर प्रांतीय स्वायत्ता दी गई तो उसमें प्रांत के अधीन रहा स्थानीय स्वशासन। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं ब्रिटिश काल में स्थानीय प्रशासन से स्थानीय प्रशासन के तरफ बढ़ा, लेकिन स्वशासन के तरफ तो सही मायने में नहीं बढ़ा। और वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरुआत हुआ बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन पर, और 73वां संविधान संशोधन के बाद सही मायने में स्थानीय स्वशासन आज देखने को मिल रहा है। क्लियर है। तो प्रशासन, शासन और स्वशासन समझ में आ गया आपको। प्रशासन का मतलब जहाँ केवल नीति क्रियान्वयन हो रहा हो, प्रशासन का मतलब वहाँ पूरा नीति प्रक्रिया और निर्धारण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन सब हो रहा हो। और फिर स्वशासन का मतलब अपने लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये टॉपिक जो आज हम लोग टेकअप करें बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या क्या है, इसमें 3-4 एस्पेक्ट। पहले तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नगरों का शहर, ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन, जिसको पंचायती राज कहते हैं। फिर नगरीय क्षेत्र का स्थानीय शासन, जिसको शहरी स्थानीय ULB कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं, शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका कहते हैं। समझ, ये दोनों का विकास पर 73वां संविधान संशोधन ने व्यापक प्रभाव डाला। समझ, ये चूंकि राज्य सूची का विषय है, ये राज्य में, बिहार में खासतौर पर क्या पंचायती राज का स्वरूप रहा, विकास रहा, वगैरह वगैरह, उसी पर बिहार में नगर पालिका या स्थानीय ULB का क्या विकास हुआ, वो हुआ। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्थानीय निकायों को कैसे स्वायत्ता दी गई है। फिर ये बात कुछ क्वेश्चन आता है कि इन पर किस प्रकार नियंत्रण रहता है। ये टॉपिक बड़ा हो जाता है, तो हम पूरे डिस्कशन को 2 भाग में बांटकर अध्ययन करेंगे। समझ रहे। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में इन जनरल डिस्कस करने का, और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग वर्चुअली पंचायती राज का। कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में नगरीय स्थानीय शासन, बिहार वगैरह पोर्शन पर कल वर्कआउट करेंगे। बड़ा टॉपिक है, आज इस पर कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि इस बार पंचायती राज पर क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है अगले बार शहरी स्थानीय निकाय पर क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आ जाए, या फिर नियंत्रण और जब स्वायत्ता पर क्वेश्चन आ जाए। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए उसको उस तरह से देखना होगा। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, कोई शॉर्टकट भी नहीं करना है हमें। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप जानते हो कि भारत में या किसी भी देश में या कहीं भी स्थानीय स्वशासन तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होता है, पता है आपको। क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य देखते होंगे जब खत्म हो जाता है तो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन ही उसकी पहचान, सांस्कृतिक पहचान बनाए रखता है। लोग स्वतंत्रता का जो मतलब अनुभूति जो होता है ना, स्थानीय स्वशासन पर ही करते हैं। समझ रहे हैं, स्थानीय स्वशासन ही लोकतंत्र का मूल आधार है। तो स्थानीय स्वशासन तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट अवधारणा हो जाता है। इसलिए चूंकि भारतीय प्रशासन क्या है, क्षेत्र आधारित प्रशासन है, तो केंद्र स्तर पर कौन हो गया, शीर्ष स्तर पर संघीय प्रशासन है, जिसको केंद्रीय प्रशासन कह सकते हो। यह प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह वगैरह आ जाते हैं। फिर मध्य स्तर पर प्रांतीय प्रशासन है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह आते हैं। और तीसरे स्तर पर क्या, स्थानीय प्रशासन है, जिसको स्थानीय प्रशासन, शासन, स्वशासन कह सकते हो। इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन और नगरीय क्षेत्रों का स्थानीय शासन। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों को आगे क्यों रख रहा हूँ और नगरीय क्षेत्रों को पीछे क्यों रख रहा हूँ। इसका कारण है कि भारत जो है गाँवों का देश है। इसकी बड़ी आबादी आज भी गाँवों में रहती है, इसकी आत्मा गाँव में निवास करती है। इसलिए जब स्थानीय स्वशासन की बात होगी तो मोटा मोटी हम लोग सीधा सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं, फिर शहरी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं विकास, तो विकास का मतलब सबसे पहले ग्रामीण विकास होता है, कृषि विकास होता है, क्योंकि भारत में ये सब क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये इनके बाद ही दूसरे क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि स्थानीय स्वशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हैं, वह मतलब आपको स्वतंत्रता का विज्ञान कराता है या लोकतंत्र का आधार प्रदान करता है। समझ रहे, या आप जैसे मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, जैसे देखिए स्थानीय स्वशासन का मैंने यहाँ पर
8 आयाम बतलाया कि स्थानीय स्वशासन के क्या आयाम हो सकते हैं। तो मेरे स्थानीय स्वशासन में हमने दोनों को फिलहाल रखा है, ग्रामीण को भी रखा है और नगरीय को भी रखा है। तो मैंने बतलाया है कि यह जो है वर्चुअली क्या, सबसे पहले तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय। दूसरा क्या कर सकते हो, स्थानीय निकाय या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का निकाय का मतलब क्या होता है कि इसके माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों का हस्तांतरण किया जा सकता है। दूसरा क्या हुआ, स्थानीय निकाय, जैसे बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी आवश्यकताएं जो होती है वह मुहैया कराता है। तीसरा ये क्या है, विकास प्रशासन है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कृषि का विकास कर सकते हो, नगरीय विकास कर सकते हो, कर सकते हो, छोटे कुटीर उद्योग का विकास कर सकते हो। इसके माध्यम से आप कर सकते हो सीमांत किसानों का विकास कर सकते हो, समझ रहे, भूमिहीन किसानों का विकास कर सकते हो। तो एक विकास प्रशासन का अभिकरण है। फिर ये कह सकते हैं राजनीतिक पाठशाला है, प्रथम राजनीतिक पाठशाला है। यहाँ पर जो वार्ड काउंसलर का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो लोग पॉलिटिकल का कहारा जिसको कहते हैं, यहीं पर लोग सीखते हैं। तो इस हिसाब से स्थानीय स्वशासन क्या करता है, प्रथम राजनीतिक पाठशाला का काम करता है। फिर आप कह लो ग्राम स्वराज, खास तौर पर यह बात पंचायती राज के लिए मैं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दिया था और सत्ता का ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह की बात की थी। तो स्थानीय स्वशासन ग्राम स्वराज का भी पर्याय है और नीचे से ऊपर सत्ता का प्रवाह का कारक है। फिर क्या है, स्थानीय स्वशासन महिला सशक्तिकरण का आधार प्रदान करता है। जैसे ये में 74वां, वैसे तो पहले भी जो पंचायती राज के 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के पहले थे नगरीय शासन, उसमें समाज के कमजोर वर्गों का आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन में तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान कर दिया गया। ये क्या है, महिला सशक्तिकरण के दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। फिर कह सकते हैं सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में काम कर रहा है। तो सामाजिक न्याय के उपकरण कैसे हो सकता है, बदलाव, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। तो उस हिसाब से क्या कर सकते हो, स्थानीय स्वशासन जो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। और क्या कर सकते हो, स्थानीय स्वशासन आज जो है वर्चुअली क्या है, त्रिस्तरीय संघीय ढांचा के निर्माण के दिशा में कार्य कर रहा है। ऐसा तो भारत का जो ढांचा है द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय का मतलब क्या हुआ, केंद्र और राज्य हो गए। लेकिन जब से 73वां 74वां संविधान संशोधन मिला है, अलग से अधिकार मिला है, संवैधानिक दर्जा मिला है, तब से ये क्या कर रहे हैं, एक शासन का एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था द्विस्तरीय है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानव त्रिस्तरीय हो सकता है। तो इस हिसाब से यह स्थानीय स्वशासन का मैंने महत्व बतलाया कि स्थानीय स्वशासन के कितने डायमेंशन है। 8 डायमेंशन तो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया। समझ रहे हैं कि ये स्थानीय स्वशासन इन सब ये केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कार्यभार को दूर करता है, कार्यभार को दूर करता है कि कार्यभार को कम करता है। और क्या करता है, मतलब ये जो स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं उसको मैनेज करने में ये उन्हें सक्षम बनाता है, क्योंकि दिल्ली से स्थानीय स्वशासन स्थानीय महत्व के विषयों को बेहतर ढंग से मैनेज नहीं किया जा सकता है। वह जब भी होगा, जैसे आपको कल ही बतलाया था कि साइमन आयोग ने क्या बतलाया कि भारत का शासन तो आप चाहे जहां से कर लो, लेकिन कोई भी जिला कलेक्टर के बगैर मतलब काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन तो जिला स्तर पर, आधारभूत स्तर पर होता है, समझ, तो उसका दिल्ली से या फिर पटना से मैनेज नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्लियर है? तो स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व बतला दोगे? पहले तो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन का अंतर क्लियर हो गया। फिर स्थानीय स्वशासन का मतलब आप बोलते हो तो क्या होता है, नगर क्षेत्र का अलग और ग्रामीण क्षेत्र का अलग। तो नगर क्षेत्र वाले को हम नगर पालिका कहते हैं और ग्रामीण को, मैंने बतलाया, स्थानीय स्वशासन को 2 वर्गों में बांट दिया। ग्रामीण क्षेत्र को, संस्था को हम पंचायती राज संस्था कहते हैं और नगरीय क्षेत्र को हम शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका कहते हैं। ये जो है त्रिस्तरीय ढांचा,
त्रिस्तरीय ढांचा जो पंचायती राज का, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर क्या है, जिला परिषद है। क्लियर है। लेकिन ये जो स्थानीय निकाय है यह त्रिवर्गीय व्यवस्था है। त्रिवर्गीय व्यवस्था बड़े नगरों में नगर निगम है, मंझोले नगर में नगर परिषद है, और छोटे कस्बा या जो संक्रमणशील क्षेत्र है उसमें क्या है, नगर पंचायत है। तो 3 तरह की व्यवस्था है। ये त्रिवर्गीय हो गया, ये त्रिस्तरीय हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आया आपको? तो मैं आपको बतलाया कि स्थानीय स्वशासन का यह मतलब हुआ, स्थानीय स्वशासन का यह कार्य हुआ जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझ रहे? जैसे मैं आपको बतलाऊं कि केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार बहुत सारे क्रियाकलापों को जो स्थानीय महत्व के होते हैं उसको उतना इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हैं जितना इफेक्टिवली होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, स्थानीय स्वशासन बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। अब हम लोग यहाँ वर्कआउट करते हैं। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ आपको बात करते हैं कि वर्चुअली क्या है कि स्थानीय स्वशासन को हम 2 वर्गों में बांटकर व्याख्या कर सकते हैं। कौन कौन 2 वर्ग होगा बतलाइए? एक होगा ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन और दूसरा होगा नगरीय क्षेत्रों का स्थानीय शासन। क्लियर है? तो जहाँ तक भारत गांवों का देश है और इसकी आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग चर्चा किसका करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन का। और इसका नाम क्या है बतलाया जाए? इसका नाम है पंचायती राज संस्था। क्लियर है? तो पंचायती राज संस्था वर्चुअली भारत में अगर देखा जाए तो पंचायत का इतिहास तो काफी पुराना है। समझ रहे? मौर्य काल में भी पंचायत किसी न किसी रूप में था। समझ रहे? मुगल काल में भी रहा हुआ, लेकिन जो मौजूदा रूप जो आप देख रहे हो यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। जैसा कि आप जानते हो देश 1947 में आजाद हुआ और विरासत में इसने उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र और अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं प्राप्त किया। समझ रहे? अब इसके समस्या था कि कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा और संतुलित विकास सुनिश्चित करे। इसने क्या किया? विकास प्रशासन अपनाए। इसने सामाजिक आर्थिक नियोजन को विकास प्रशासन का अभिकरण बनाया। समझ रहे? तो आप जानते हो कि फर्स्ट पंचवर्षीय नीति योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ और पहला पंचवर्षीय योजना 50-51 में लागू कर दिया गया। हुआ था कि नहीं? पहला 50। और 1952 में भारत का पहला विकास कार्यक्रम, जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं, वो लागू किया गया। क्लियर है? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वह था क्या? वह अमेरिका के कम्युनिस्ट पर है, ब्लॉक पैटर्न पर आधारित है। समझ रहे? तो वह भारत का पहला विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत का सर्वांगीण विकास करना था। न केवल भौतिक विकास करना बल्कि मनोवैज्ञानिक विकास भी करना इसका उद्देश्य था। क्लियर है? इसके लिए फोर्ड फाउंडेशन जो अमेरिका के चैरिटेबल संस्था है वह भारत को 200 करोड़ रुपया सहायता दिए थे। उसी पर ब्लॉक जो आज देखते हो प्रखंड विकास पदाधिकारी की पद, ये उसी समय क्रिएट किया गया था। ये सामुदायिक विकास परियोजना की उपलब्धि है। क्लियर? तो नाम से जैसा पता लगा, सामुदायिक विकास योजना पहला विकास योजना जिसका उद्देश्य था समुदाय का विकास होना, समूह का विकास होना, ग्रामीण व्यवस्था का विकास होना। समझ रहे? तो और 1953 में एक और कार्यक्रम हुआ जिसको NES कहते हैं, राष्ट्रीय सेवा विस्तार। और इसके तहत क्या हुआ कि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सहकारिता हुआ इत्यादि को भी स्थानीय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया ताकि वह जनता तक बेहतर ढंग से पहुंच सके। क्लियर है? तो जैसा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किया गया था अधिकारी तंत्र के माध्यम से लागू किया गया था, यह पहला विकास कार्यक्रम होगा स्वतंत्र भारत का। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो 5 साल के बाद ये देखने के लिए कि क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल रहा या विफल रहा, इसका पता लगाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। क्लियर है? 1957, 52 के बाद 5 साल जोड़ दो तो 57 हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 साल के बाद 57 में एक समिति गठित किया गया बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, जिसका नाम कहा गया, मतलब कह सकते हैं
बलवंत राय मेहता समिति हम लोग कहते हैं, इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। इसका मानना था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जितना सफल होना चाहिए था उतना सफल नहीं हुआ, और उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अभाव था। इसलिए इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया। केंद्र में या शीर्ष पर जिला पंचायत या जिला परिषद, मध्य स्तर पंचायत समिति और आधारभूत स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। क्लियर? त्रिस्तर का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सुझाव दिया। इसके अलावा इसने बोला कि जो ग्राम पंचायत होगा वह क्या होगा? उस ग्राम के में रहने वाले जितने व्यस्त मताधिकार होंगे उसका सभा होगा। क्लियर है? इसके अलावा इसने बताया कि इसे जो ग्राम सभा को समझ रहे हैं, पूरा नियोजन और विकास का क्या होगा? अधिकार दिया जाएगा। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसमें यही बताया गया कि जो पंचायत समिति होगा वह क्या करेगा? वह एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम करेगा। जिला परिषद जो होगा वो वर्चुअली क्या होगा? एक सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगा, और क्रियान्वयन किधर होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। क्लियर है? इसके अलावा इसने वास्तविक शक्ति के वास्तविक हस्तांतरण के आगे भविष्य में योजना बनाने का भी सुझाव दिया, समझ रहे? और इसे पर्याप्त संसाधन प्रदान करने का सुझाव दिया ताकि यह सही मायने में स्थानीय स्वशासन के इकाई के रूप में काम कर सके। क्लियर है? तो ये रिकमेंडेशन किसका था? बलवंत राय मेहता का था कि उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव दिया। समझ रहे? नंबर 1। नंबर 2, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज को आगे सत्ता के हस्तांतरण का माध्यम बनाने का अनुशंसा किया, उसे पर्याप्त संसाधन प्रदान करने का और वास्तव में अधिकार देने का अनुशंसा किया। कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें मतलब इस प्रोविजन में यही किया गया कि ये होगा। तो इसमें क्या किया गया कि जो जिला परिषद होगा वो पर्यवेक्षणकारी भूमिका निभाएगा, और जो पंचायत समिति होगा वह निष्पादनकारी भूमिका निभाएगा, और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्चुअली ये लागू किया जाएगा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप देखते हो कि इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने का जो अनुशंसा किया, तो सबसे पहला राजस्थान में नागौर में 1959 में 2 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई। तो पहला पंचायती राज संस्था कहाँ स्थापित हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में। कब स्थापित हुआ? 1959 में। इसके बाद सब राज्य अपने अपने हिसाब से इस पंचायत अधिनियम बनाकर पंचायती राज को लागू कर दिया। क्लियर है? आंध्र प्रदेश उसके बाद आया, और बिहार 1964 में आया। लेकिन आपको मैं बतला दूं कि बिहार पंचायती राज के दिशा में शुरू से चैंपियन रहा है। कैसे? बिहार 1947 में ही एक बिहार पंचायती राज ग्राम पंचायत अधिनियम बना रखा था। बिहार ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 में ही बन गया था। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर जब सभी राज्य अपने अपने यहाँ कानून बना रहे थे, तो बिहार भी 1964 में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम लाकर जो पंचायती राज संस्था था उसको त्रिस्तरीय कर दिया। क्लियर है? तो बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज हो गया, और सब राज्यों में भी त्रिस्तरीय, कहीं 2 स्तरीय। ढांचा में भी काफी अंतर देखा गया, अधिकार और कार्य में भी काफी अंतर देखा गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ रहे? आप देखते हो कि जिला जितना उत्साह से पंचायती राज की स्थापना की गई, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दिशा में हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, समझ, वो उत्साह ज्यादा दिन चला नहीं। समझ, उत्साह तुरंत ठंडा ही पड़ गया। समझ रहे? जैसा कि आप जानते हो कि 1959 से पंचायती राज की स्थापना का शुरुआत हो गया, तो आप कह सकते हैं 1964 तक उसका उत्थान काल रहा। समझ रहे हैं? फिर 1965 से 1970 तक बोलो उसका ठहराव काल रहा।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और 70 के बाद इसका क्या हुआ, ह्रास का शुरू हो गया, धीरे धीरे वो क्या होने लगा, वो पतन की तरफ जाने लगा। समझ रहे। 1983-84 में जब कुछ राज्यों ने फिर पंचायती राज को पुनर्गठित करने का प्रयास किया, तो उसको पुनरुदय काल कह सकते हो, कि फिर से रिवाइवल होने का प्रयास हुआ। यानी 10-20 सालों में, या आप कह सकते द्वितीय 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, समझ रहे, पंचायती राज ने तीनों चीज देख लिया, उत्थान, ठहराव और पतन। 1959 में उत्थान शुरू हुआ, तो 1964 में ठहराव आ गया, और 1970 तक आते आते मृत प्राय हो गया। अधिकांश राज्यों में यह कमजोर पड़ गया या नॉन फंक्शन डिसफंक्शनल हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, क्लियर है। इस बीच ऐसा नहीं हुआ कि पंचायती राज को करेक्ट करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए प्रयास नहीं हुआ। बहुत सारे कमेटी बनी, बहुत सारे सुधार आयोग बने, सब छोटा मोटा, लेकिन सब छोटा मोटा थे। जैसे 1960 में पंचायती राज के मतलब आंकड़ा का तर्क संगत बनाने के लिए वी आर राव की अध्यक्षता में एक समिति बना था। 1900 कह सकते हो 62 में राजगोपाल की अध्यक्षता में न्याय पंचायत पर एक अध्ययन दल बना था। समझ रहे। उसी प्रकार आप देखते थे के संतानम की अध्यक्षता में 1963 में पंचायती राज वित्त पर एक कार्यदल का गठन किया गया था। तो छिटपुट प्रयास तो लगातार होते रहे, समझ रहे, छिटपुट प्रयास लगातार होते रहे। लेकिन इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। इस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। क्लियर है। यह ऐतिहासिक निर्णय था, यह समृद्धाक्षर में लिखा जाने योग्य संविधान संशोधन था। इसने पंचायती राज को क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। और इस बीच बहुत सारे समिति गठित हुए, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, और वो खास तौर पर प्रीलिम वाला जो क्वेश्चन है उसमें मदद करता है, या फिर मतलब बैकग्राउंड बनाने में मदद करेगी। तो इसमें कौन कौन हो सकता है, जैसे आपका सता अशोक मेहता समिति जो बड़ा इम्पोर्टेंट था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती के राज की अनुशंसा किया था। फिर इसने इसके बाद उसने मतलब कह सकते MP MLA को इसमें शामिल करने के लिए, SC ST को इसमें शामिल करने का अनुशंसा किया। इसके अलावा इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही, एक जिला स्तरीय पंचायती राज, एक मंडल पंचायत का उन्होंने संकल्पना दिया, जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को मिलाकर बनाया जाना था। क्लियर है। लेकिन जो कि मंडल, ये जो कहते हैं अशोक मेहता समिति जो था, वह जनता पार्टी सरकार ने गठित किया था, और बहुत जल्द जनता पार्टी सरकार सत्ता से बाहर हो गई, और फिर ये अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट बंद बस्ते में चला गया। इस बीच और भी हुआ, जैसे हनुमंत राव समिति कह सकते हो, फिर कह सकते हो GV के राव समिति कह सकते हो, फिर थुंगन समिति कह सकते हो। और ये सब ने भी पंचायती राज को ताकत प्रदान करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से मजबूत करने के संदर्भ में बहुत सारे अनुशंसा किया। के लिए बहुत सारा अनुशंसा इस बीच इसमें किया गया। क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजीव गांधी शासनकाल में हुआ। राजीव गांधी के सरकार ने 1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया, और पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप में मौलिक बदलाव लाने का कार्यभार सौंपा। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। और इसके अनुशंसा पर ही राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सोचा। क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, समझ रहे हैं, बहुमत राज्यसभा में नहीं था, इस कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। फिर VP सिंह की सरकार आई, उन्होंने इसे संवैधानिक दर्जा देने का कोशिश किया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। तो अंत में क्या हुआ, जो वाजपेयी जी की सरकार हुई उसमें नहीं, PV नरसिम्हा राव की सरकार में इसमें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, समझ। और इसे 73वां संविधान संशोधन के नाम से जाना गया, समझ। यह अधिनियम जो है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देता है। या भारतीय संविधान में भाग 9 जो होता है, समझ। इसके अलावा भारतीय संविधान में अनुसूची 11 जो होता है, या
हमारा अनुसूची 11 में पंचायती राज के 29 कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है समझ, और यह निर्देश देता है कि हमारे यह निर्देश है कि राज्य जो है वह अधिकार संपन्न करे समझ रहे हैं किसको, स्थानीय निकाय को, ताकि वह स्थानीय स्वशासी इकाई के रूप में काम कर सके और सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने में सक्षम हो सके। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ आया आपको? तो 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान कुछ इसी प्रकार थे सर के पंचायती राज को संविधान ये जो था, जो अब तक जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 था, जिसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ ग्राम पंचायत की स्थापना का पहल करे और उसके अधिकार संपन्न करे ताकि वह स्वशासी इकाई के रूप में काम कर सके समझ रहे। तो उस तरह का मतलब जो व्यवस्था था, क्लियर है, पंचायती राज के संदर्भ में समझ रहे, वो बहुत कह सकते हो कि फली मतलब बहुत तब तक सॉलिड रूप नहीं ले पा रहा था जब तक कि उसका अपना पृथक वैधानिक दर्जा ना हो, उसके पास संवैधानिक आधार ना हो, संवैधानिक शक्ति ना हो समझ रहे। तो आप देखते हो कि LM सिंघवी के अनुशंसा पर राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया, लेकिन PV नरसिम्हा राव के सरकार अंततः सफल हुई और उसने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के बीच में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके तहत भाग 9 जोड़ा, अनुसूची 11 जोड़ा और उसमें पंचायती राज संस्था को 29 कार्यात्मक विषय दिया और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया कि वह पंचायतों को इतना अधिकार दे कि वह स्थानीय स्वशासन के इकाई के रूप में काम कर सके और सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के योजना का निर्माण कर सके। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? क्लियर? इसके अलावा और क्या देखते हो, तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह जो है उसमें वह सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अनुच्छेद 40 है उसको क्या देता है, न्यायगत भाग के अंतर्गत लाता है। जैसा कि राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व जो होते हैं वह न्यायगत भाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर है? तो ये जो अधिनियम बनाया गया इसके तहत वो न्यायगत हो गया। न्यायगत होने का मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार के रहमो करम पर नहीं रहा, बल्कि राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हो गया कि वह अपने यहाँ 73वां संविधान संशोधन लागू करे, अधिनियम बनाए और पंचायती राज संस्था को स्थापित करे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव 73वां संविधान संशोधन से देखने को मिला। इसमें जो आप देखते हो कि प्रावधान को 2 वर्गों में बांटा गया। तो प्रावधान को 2 वर्गों में बांटने के पीछे कारण क्या था? इसका प्रावधान को 2 वर्गों में बांटने के पीछे मेन कारण यही था कि ये जो पंचायती राज संस्था है वह राज सूची का विषय है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राज सूची के विषय पर केंद्र द्वारा बनाया गया अधिनियम है। तो संघीय ढांचा को प्रभावित न करे इसके लिए जो प्रावधान बनाया गया उसको 2 वर्गों में बांट दिया गया, अनिवार्य प्रावधान और ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान का मतलब क्या हुआ, जो हर सरकार को समझ रहना लागू अनिवार्य रूप से करना है। और ऐच्छिक प्रावधान क्या है, वे प्रावधान जिसको राज्य अपने भौगोलिक राजनीतिक दशा को देखते हुए लागू करे। चलिए तो आप देखोगे 73वां संविधान संशोधन में ये दोनों भाग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद और अब क्या देखते हो, क्या अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये सही मायने में आप कह सकते हो कि देश में आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना किया, समझ रहे। और जो हमारा जो कह सकते हो प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र था उसको किस में बदला है, उसको इसने बदला है आपका सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में इसने बदला है। ये कह सकते हो कि आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के दिशा में एक क्रांतिकारी कदम। तो 73वां संविधान संशोधन इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण है
कि यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। अब पूरे भारत में पंचायती राज का ढांचा को एक कर दिया। इसके अलावा इसने राज्य द्वारा, नौकरशाही द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार का जो उदासीनता थी, तटस्थता थी, अवहेलना थी, उससे दरकिनार करके इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया कि राज्य सरकार के मुख्य परंपरा भी नहीं है, बल्कि उसे वो लागू करने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि हर राज्य ने पंचायती राज संस्था को लागू करने का दिशा में काम किया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के क्या क्या विशेषताएं थी। तो 73वां संविधान संशोधन की विशेषता क्या थी कि सबसे पहला विशेषता यह था, इसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा जो होगा वह पंचायती राज संस्था का क्या होगा, आधारशिला होगा। और इसमें जितने भी उस मतलब 2-4 गांवों को मिलाकर जो पंचायत बनाया गया है उसके सभी लोग क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, समझ रहे। और फिर उन्हें मत देने का अधिकार होगा। ग्राम सभा का अधिकार क्या होगा, इसके बारे में राज्य विधायिका को अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया कि वह तय करेगी कि राज्य विधायिका ग्राम सभा का अधिकार कैसा होगा, स्वरूप क्या होगा। क्लियर है। ग्राम सभा का मतलब हुआ आधारभूत स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सभा, मतलब आधारभूत स्तर पर 2-4 गांवों को मिलाकर इस आशय से निर्मित, समझ रहना, निवासियों का समूह जिन्हें मत देने का अधिकार होता है। क्लियर है। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इससे त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। जब हमने आपको तुरंत बतलाया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसमें प्रावधान किया गया कि इसका जो चुनाव होगा, समझ, इसका जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, यह राज्य विधायिका तय करेगी। लेकिन इसका और इसका जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो क्या होगा, वह आपका अप्रत्यक्ष होगा। क्लियर है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है। तीसरा, इसमें और क्या प्रावधान किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया है, समझ रहे कि इसमें सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। तो सीटों का आरक्षण का मतलब क्या हुआ, सीटों का आरक्षण का मतलब ये हुआ कि इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया अध्यक्ष पद पर और सदस्य पद पर, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया। और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में राज्य विधायिका को अधिनियम बनाने का अधिकार दे दिया गया इसमें। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा और क्या इसका देखते हैं, इसका कार्यकाल को नियत कर दिया गया। पहले कुछ राज्य में 4 साल, किस राज्य में 3 साल, वैसे वैसे होता था। अब इसका कार्यकाल पूरे भारत में एक समान 5 वर्ष कर दिया गया है। समझ रहे हैं कि इसका कार्यकाल पूरे भारत में एक समान 5 वर्ष होगा। और लेकिन इसके पहले यदि इसका विघटन किया जाता है तो 6 महीना के अंदर क्या होगा, चुनाव कराया जाना अनिवार्य होगा। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा इसके लिए निर्योग्यता के संदर्भ में भी प्रावधान किया गया है। समझ रहे कि निर्योग्यता बनाया गया है कि इसके जो सदस्य होंगे उसको, समझ रहे हैं ना, मतलब राज्य के द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए इस आशय से जो अधिनियम बनाए गए उसके द्वारा निर्योग होने जाने पर उन्हें हटाया जा सकता है। क्लियर है। मतलब इस आशय से जो अधिनियम बना हुआ है, अगर उसको वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होता है इसके पंचायती राज के चुनाव के लिए मतलब एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा, लेकिन वह उसको हटा नहीं सकता। उसे हटाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो पंचायती राज चुनाव का मतदाता सूची बनाना, चुनाव संपन्न कराना इत्यादि के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा आप देखते हो कि 73वां संविधान संशोधन में नगर पालिका पंचायती राज के लिए अलग से 29 विषय निर्दिष्ट किए गए। और ये मतलब राज्य विधायिका को अधिकार दिए गए हैं कि वह मतलब पंचायतों को इतना अधिकार दे
जिससे कि वह क्या कर सके, स्थानीय स्वशासन के इकाई के रूप में काम कर सके और सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के योजना बनाने और लागू करने में सक्षम हो सके। तो 29 विषय बहुत सारे हैं, जिसमें कृषि हुआ, भूमि सुधार हुआ, लघु सिंचाई हुआ, सामाजिक वानिकी हुआ, हमारे लघु वन उत्पाद हुआ, पेयजल हुआ, ग्रामीण आवास हुआ। इस तरह से 29 विषय इसको क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। क्लियर है। इनको अलग से वित्त भी प्रदान किया गया है। और वित्त का निर्धारण करने के लिए राज्य विधायिका को अधिकार दिया गया कि राज्य विधायिका अधिनियम बनाकर पंचायतों को कर लगाने का और संग्रह करने का अधिकार दे। दूसरा, राज्य विधायिका अपने जो कर और शुल्क वर्तमान में वसूल रही है उसका कुछ हिस्सा किसे दे, पंचायतों को दे। इसके अलावा मतलब उस पंचायतों को दे। और तीसरा क्या है बताया, इसने राज्य के को पंचायती राज संस्था को राज्य के जो संचित निधि होते हैं उससे सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया। क्लियर है। इसके अलावा मतलब पंचायतों के लिए एक अलग से धन निधि बनाने का प्रावधान किया गया। समझ रहे। तो 73वां संविधान संशोधन में न केवल अधिकारों का हस्तांतरण किया गया बल्कि क्या किया गया है, उस संदर्भ में अधिनियम बनाने का, ये कहते हैं अलग से निधि बनाने का ही प्रावधान किया गया। क्लियर। प्लस प्रत्येक 5 साल पर राज्य और पंचायती राज संस्था के बीच वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने और के राज्य द्वारा पंचायती राज को जो सहायता दिया जाना है, वित्तीय सहायता, उसका सिद्धांत निर्धारित करने के लिए हर 5 वर्ष पे राज्य वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की स्थापना जरूर कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, लेकिन मतलब उसे हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है, राज्यपाल उसको हटा नहीं सकता। क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। उसके अलावा पंचायती राज के लेखांकन और लेखा परीक्षण के संदर्भ में भी मतलब राज्य विधायिका को अधिकार दिया गया है कि वह अधिनियम बनाकर उस तरह से तय करे पंचायती राज के लेखांकन और लेखा परीक्षण कैसे होगा। समझ रहे। जो मतलब राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश में मतलब 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को संशोधन के साथ या बगैर संशोधन लागू करने का निर्देश दे। समझ। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम को से कुछ नए अधिनियम को मतलब अधिनियम से कुछ राज्यों को अलग रखा गया है। जैसे कह सकते हो अनुसूचित 6 के राज्यों से हुए, जम्मू कश्मीर हुआ, फिर वो ले लो जो गोरखालैंड हिल काउंसिल था, ये सब में ऐसे लागू करने का प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन आपको पता है 1993 में एक और कानून आया था, जैसे 96 में, उसको हम लोग पेशा कहते हैं, और उस पेशा के माध्यम से क्या किया गया, उस पे प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज प्रोविजन इन शेड्यूल्ड एरिया, यानी 10 ऐसे राज थे जो अनुसूची 5 और 6 में आ रहे थे, जहां पर ये लागू नहीं हो रहा था, तो वहां उसको बढ़ाने का प्रावधान किया गया कि वहां पर भी इसे बढ़ाया जाएगा अनुसूचित क्षेत्र वाले इलाका में, जिसमें झारखंड वगैरह और सब राज्य आ जाते। क्लियर है। पेशा इसको कहते हैं, जो 1996 में लागू किया गया। जो 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन लागू 92 में लागू किया गया, और 93 में लागू और 92 का अधिनियम था, तो उसमें प्रावधान किया गया था कि हर राज्य अपने यहाँ 1 साल के अंदर अधिनियम बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। क्लियर है। तो बिहार भी उस आलोक में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया। समझ। और बिहार में भी त्रिस्तरीय जो 73वें संविधान संशोधन प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज की स्थापना कर दी गई। क्लियर है। बड़े दिनों तक बिहार में समय बिहार और झारखंड कॉम्बाइन था, और झारखंड वाले इलाका शेड्यूल्ड एरिया में आ रहा था। इस कारण बड़े दिनों तक बिहार में पंचायती राज संस्था का चुनाव लंबित रहा। चुनाव मतलब कोर्ट कचहरी का लफड़ा लगा रहा। 2000 में बिहार और झारखंड विभाजन हो गया, तो 2001 में पहला चुनाव कराया गया, और तब से लेकर अब तक पंचायती राज का लगातार चुनाव
हो रहा है। और बिहार 2006 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और उसके तहत उसने क्या किया, जो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था में जो महिलाओं का आरक्षण 33% निर्धारित किया गया था, उसको बढ़ाकर इसने क्या कर दिया, 50% कर दिया। समझ, तो इस हिसाब से बिहार देश में अग्रणी राज्य है जो महिलाओं को आधा आरक्षण देता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो बिहार में पंचायती राज संस्था की स्थापना हो चुकी है। समझ रहे, बिहार में पंचायती राज अभी 4 इलेक्शन हो चुका है, चौथा का टर्म पूरा हो रहा है, समझ, 5वां होना है। समझ, और बड़ा शानदार तरीका से काम कर रहा है। 2001 में पहला हुआ, 2005 में दूसरा हुआ, 2010 में तीसरा हुआ, चौथा हुआ और 5वां भी। समझ रहे, तो शानदार काम कर रहे हैं। और हर साल बिहार पंचायती राज अधिनियम में थोड़ा बहुत कानून फेरबदल होते रहता है, और इस तरह से 2018 में भी कानून बना, और हर साल कुछ न कुछ, कभी लेखा परीक्षण के संबंध में, कभी भर्ती के संदर्भ में अधिनियम बनाते रहा है। इस प्रकार बिहार में पंचायती राज संस्था व्यापक रूप में काम कर रहा है और एक नीरव क्रांति का रूप ले रखा है। अगर बिहार में पंचायत आप उपलब्धि के बारे में कुछ बात करें तो कहा 5 उपलब्धि बतलाए कि बिहार में पंचायती राज की स्थापना के 5 उपलब्धि क्या क्या है। तो आप बतलाओगे कि बिहार में पंचायती राज संस्था का उपलब्धि का पहला लाभ ये हुआ कि बिहार में जो वर्चुअली कह सकते हो सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को एक नया मुहिम को एक नया जगह मिला। दूसरा, जो आप कह सकते हो कि बिहार में नक्सलवाद जैसे बहुत सारे इलाका थे जो मतलब प्रभावित थे, पंचायती राज के आगमन से बहुत हद तक उसे कंट्रोल करने में मदद मिला। महिलाएं जो घर के चूल्हा चौकी में लगी रहती थी, अब खुलकर सामने आने लगी और लोगों का मतलब विकास में भूमिका निभाने लगी। चौथा, पंचायत अधिनियम, इस अधिनियम ने न केवल भौगोलिक मतलब भौतिक विकास बल्कि मानसिक चिंतन में भी बदलाव लाया, और जो पंचायती राज संस्था का ही प्रभाव है कि आज महिलाएं शराबबंदी, महिला बाल विवाह, छुआछूत और बहुत सारे ऐसे वैसे मुद्दों पर खुलकर सामने आ रहे हैं और सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो सरकार का चल रहा है, उसको आगे बेहतर ढंग में, पिछले दिनों आपने देखा होगा कोरोना से जो लॉकडाउन हुआ, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनका रख रखाव, उनके गांव में रक्षोपाय, उनके हितों की रक्षा सब पंचायत के जिम्मे था। उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसमें। तो आप कह सकते हो कि बिहार में पंचायती राज संस्था का जो उपलब्धि है उसका ग्राफ काफी अच्छा है। यह विकास प्रशासन का विकरण के रूप में काम कर रहा है। जितने भी आज विकास के कार्यक्रम बिहार में चल रहे, सबसे पंचायती राज संस्था जुड़ा हुआ है। और देखते हो कि जो भी एडवर्टीजमेंट निकलता है बिहार सरकार में विकास प्रशासन का, उसमें जिला परिषद का अध्यक्ष, हमारे फिर DRDA का चेयरमैन, सबका फोटो रही है, नाम और उनका रहता है, प्रभाव का उपस्थिति दर्शाया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि वर्चुअली जो है जो बहुत सारे मैक्सिमम जो नियोजन पर नियुक्ति हो रहा है या बहुत सारे जो कार्यक्रम मनरेगा के चल रहे, सब में ऑडिट करने का काम पंचायती राज संस्था को दिया गया और उन्हें धन के आवंटन में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान किया गया। क्लियर है। तो इस प्रकार पूरे बिहार में तो कम से कम आज आप देख रहे हो कि बिहार में एक नीरव क्रांति है, मानव क्रांति है। आवाज कुछ नहीं है लेकिन परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, नजर आ रहा है। क्लियर है। वैसे तो इसमें भी बहुत कुछ किया जाना शेष है, अभी भी इसके मार्ग में बहुत सारे बाधा है, सच खबर है। तो क्या क्या बाधा हो सकता है बतलाया जाए। जैसे कि अधिकारों का अभी भी पर्याप्त हस्तांतरण नहीं किया गया, जितना दिया जाना था नहीं दिया गया है। दूसरा क्या है बताइए, नौकरशाही द्वारा इस पर बहुत जबरदस्त पकड़ है, नियंत्रण है वगैरह वगैरह। तीसरा क्या इसमें देखने को मिलता है कि इसका जो खर्च के जो धन दिया था उसमें शर्त लगा रहता है और उसमें अपने तरह से जोड़ने का या मैचिंग फंड देने का। इस कारण क्या होता है, कई दफा मैचिंग फंड अवेलेबल ना होने की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। फिर वित्त के मामले में पंचायती राज संस्था का
राज्य पर और केंद्र पर पूरी तरह निर्भरता बना हुआ है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या है बतलाइए कि ग्राम सभा का अभी भी बहुत अधिकार कुछ दिया नहीं गया, केवल वो एक निर्वाचक व्यवस्था के रूप में ही काम कर रहा है। क्लियर है? फिर ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जाति क्षेत्र वगैरह वगैरह का बहुत ज्यादा पकड़ बढ़ गया है, धर्म का पकड़ बन गया। इसके कारण क्या हो रहा है कि वह पंचायती राज जिसका उम्मीद जवाहरलाल नेहरू ने और जो महात्मा गांधी ने किया था वह पूरी तरह अभी चरितार्थ नहीं हो पाया। क्लियर है? लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहा जाए, अगर आपसे कोई 5 परिसीमा पूछे कि बिहार में पंचायती राज संस्था के वर्तमान में 5 परिसीमा क्या है, क्या चुनौती है, क्या बाधा उसके मार्ग में, तो क्या क्या बतलाओगे? तो पहला बतलाओगे, कह सकते हैं पर्याप्त हस्तांतरण, अधिकार के पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव है। दूसरा, धन का घोर अभाव है। तीसरा, नौकरशाही का, समझ रहे? चौथा क्या है बताइए? वित्त के मामले में और बहुत सारे प्रशासनिक मामलों में राज्य पर निर्भरता बनी हुई, राजस्व में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, ढांचा नहीं है जिस पर वो काम कर सके और व्यवहार कर सके। तो कुछ परिसीमा है जिसके कारण बिहार में पंचायती राज जितना वांछित उद्देश्य था उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन चूंकि काम तो विकास का ऐसा प्रक्रिया है जो एक दिन में पूरा नहीं होता है, समझ रहे? और फिर इतने वर्षों से जो उपेक्षित रहा, लंबित रहा, आप एकदम करिश्माई परिवर्तन का अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन आज ग्रामीण बिहार में हो रहे परिवर्तन का स्पष्ट रूप से अनुभूति किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि आज बिहार पूरी तरह ग्रामीण बिहार पूरी तरह परिवर्तन के क्रम से चल रहा है और बिहार सरकार के सभी योजनाओं में सम्मिलित होकर विकास के गति को आगे बढ़ा रहा है। कोई विकास के कार्यक्रम ऐसे नहीं है जिसे पंचायत को नहीं शामिल किया गया, उसको न केवल शामिल किया गया बल्कि उसको नियंत्रण मैकेनिज्म का हिस्सा ही बनाया गया। समझ रहे? तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि विकास पर, ग्रामीण विकास हो चाहे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, इन सब दोनों दिशा में पंचायती राज संस्था लगातार आगे बढ़ रही और इसमें भविष्य अभी और भी स्वर्णिम भविष्य अभी अपेक्षित अभी और आएगा। तो आप ऐसा करो, एक क्वेश्चन अभी केवल लिख के लाना, अभी पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पूरा भी कराए नहीं, कल कराएंगे इस पर, समझ रहे ना? तो आपको यह बतलाना है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद बिहार के पंचायती राज में क्या परिवर्तन आए हैं विवेचना करें। ये 42वां बीपीएससी में आया था, इसको आप लिखो, कोशिश करो लिखने का। अगर कोई दिक्कत है तो फोन करना, कोई इस टॉपिक में कुछ और भी हम लोग सप्लीमेंट करेंगे और 74वां संविधान संशोधन ULB वगैरह टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।